नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जारी नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का रिजल्ट, अवमानना याचिका दाखिल। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया का रिजल्ट नहीं जारी किए जाने के खिलाफ एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दरअसल इसी वर्ष मई महीने में झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जेपीएससी को यह आदेश दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए गए इंटरव्यू का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी किया जाए, लेकिन इस आदेश के कई महीने बीत जाने के बाद भी जेपीएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसके बाद सरस्वती गगरई ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा कि मार्च 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म होने और हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट जारी करने का आदेश पारित किए जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी सरस्वती गगरई की ओर से अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन हाईकोर्ट में पक्ष रखेंगे। धनबाद में दिख रहा बंद का असर, दुकानों से लेकर मॉल तक में लटके हैं ताले, सड़कें सुनसान। बढ़ते अपराध और रंगदारी की घटनाओं के खिलाफ धनबाद बंद का असर साफ दिख रहा। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आहूत बाजार बंद के छोटे छोटे दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक बंद है। हर जगह ताले लटके हैं। व्यापारियों ने बाइक रैली निकालकर लोगों से सहयोग मांगा। चैम्बर ने इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ के दवा व्यवसायियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। धनबाद में जन आक्रोश साफ नजर आ रहा है। कई सामाजिक और व्यवसायिक संगठनों ने बंद को नैतिक समर्थन दिया। 2 दिन पहले धनबाद के व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। बुधवार सुबह से ही धनबाद की सभी सड़कें वीरान होने लगी है। सभी बड़े बाजार मॉल में ताला लटका हुआ है। चाय पान तक की गुमटियां भी लगभग बंद है। धनबाद के व्यवसायियों को पिछले 1 साल से लगातार रंगदारी के लिए धमकी मिल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा व्यवसायियों के घर और दुकानों पर गोलियां चलाई जा चुकी है। डॉक्टरों से भी रंगदारी मांगी जा रही है। इससे परेशान होकर व्यवसायियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयंका के नेतृत्व में व्यवसायियों ने बैंक मोड़ से बाइक जुलूस निकाला। व्यापारी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे, वे हर वर्ग के लोगों से घूम घूम कर सहयोग मांग रहे हैं। झारखंड में एनसीपी के इकलौते विधायक ने हेमंत राज्य सरकार से वापस लिया समर्थन। झारखंड विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह ऐलान किया। साल 2019 में जब राज्य में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनी थी, तभी उन्होंने इसे समर्थन देने का ऐलान किया था। तब से लेकर अब तक सदन में 1 से ज्यादा बार विश्वास मत के मौके आए, जिसमें उन्होंने सरकार का समर्थन किया। हालांकि एनसीपी विधायक के इस फैसले से सोरेन सरकार पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके पास पर्याप्त संख्या बल है। कमलेश सिंह विधानसभा में पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हाल ही में सरकार से हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग रखी थी और इसके लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनसभाओं का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। बता दें कि कमलेश सिंह एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ है। इसे लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र अवहद ने उनके खिलाफ झारखंड विधानसभा के स्पीकर के पास दल बदल की शिकायत की थी। इस मामले में स्पीकर की कोर्ट में कार्रवाई फिलहाल विचाराधीन है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने दल बदल की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा, भवन प्लान के कितने आवेदन आए व कितने पास किए गए। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आरआरडीए में नक्शा पास करने के लिए 20 से 30 रुपए प्रति वर्ग फीट अवैध राशि वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम व आरआरडीए से पूछा कि अब तक कितने भवन प्लान नक्शा से संबंधित आवेदन आया है, कितने स्वीकृत किए गए और कितने खारिज हुए हैं, यहां तक कि कितने लंबित है। खंडपीठ ने मासिक आधार पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। वहीं खंडपीठ ने रांची नगर निगम के मौखिक जवाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कर्मियों की कमी है तो 6000 नक्शा के आवेदन में से 5000 नक्शा कैसे पास हो गया। मौखिक नहीं, लिखित में शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दायर किया जाए। खंडपीठ ने रांची नगर निगम को इन्फोर्समेंट टीम के बारे में भी पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 8 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व एमिकस क्यूरी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। मौखिक रूप से बताया गया कि इस वर्ष 2 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक नक्शा के 6000 आवेदन आए। इसमें से 5000 आवेदन को स्वीकृति दी गई। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN सहदेव व आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
103 रुपये महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। हर महीने की तरह इस महीने भी केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। इस महीने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड में भी कीमतों में उछाल का असर दिख रहा। इस बार गैस की कीमत में 103 रुपये का उछाल देखने को मिला। हालांकि गृहिणियों के लिए राहत की खबर है कि यह बढ़ोतरी कॉमर्शियल गैस में हुई है। झारखंड में इस महीने यानी नवंबर में सबसे सस्ती रसोई गैस जमशेदपुर में मिल रही है, जबकि कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में रसोई गैस की कीमत सबसे अधिक है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लोहरदगा में सड़क किनारे मिला नाबालिग लड़की का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। लोहरदगा जिले के राजकीय उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय की 14 वर्षीय नाबालिग का शव सड़क किनारे मिला। पुलिस ने नाबालिग का शव बुधवार को बरामद किया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बड़गू थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की मंगलवार को विद्यालय गई हुई थी। दोपहर 1 बजे के मध्याह्न भोजन के बाद वह दिखी ही नहीं। वहीं स्कूल की छुट्टी के बाद उसकी बहन नाबालिग की कॉपी किताब लेकर घर लौटी। नाबालिग के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। बुधवार सुबह राहगीरों ने नेहरू करंज मोड़ के समीप सड़क किनारे लड़की का शव देखा, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। फिर ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही बगडू थाना प्रभारी पंकज कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर शव के पास एक मोबाइल भी बरामद किया है। थाना प्रभारी पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला प्रतीत हो रहा। हालांकि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी कर सकते हैं रोड शो। सड़क मार्ग से जाएंगे बिरसा स्मृति पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर रांची आने वाले हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी रोड शो कर सकते हैं। पीएम के खूंटी के उलीहातू जाने का भी कार्यक्रम है। हालांकि पीएम के आगमन, प्रस्थान और अन्य कार्यक्रमों से जुड़ी विवरणी अधिकृत रूप से अब तक राज्य सरकार को नहीं मिली है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई थी। इस दौरान यह बात उठी कि पीएम सड़क मार्ग से पार्क आएंगे, जिसमें वे रोड शो भी कर सकते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी पर भी बातें की गई। बताया गया कि पीएम मोदी पार्क में 20 से 25 मिनट तक रुक सकते हैं। इसके बाद पीएम राजभवन भी जा सकते हैं, जहां वे 15 से 20 मिनट रुक सकते हैं। राजभवन से पीएम एयरपोर्ट चले जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वे खूंटी जिले के उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री खूंटी के बिरसा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बिजली की चपेट में आने से मादा हाथी की मौत। 2 दिन तक तड़पती रही मादा हाथी इलाज के अभाव में हो गई मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा विधानसभा के चाकुलिया वन क्षेत्र स्थित बाड़ामारा पंचायत के पूर्णापनी ज्वाल भांगा खेत में मंगलवार की देर रात एक जंगली मादा हाथी की मौत हो गई। मादा हाथी गांव में बिजली की तार की चपेट में आ गई। 2 दिनों तक मादा हाथी तड़पती रही, लेकिन वन विभाग की लापरवाही की वजह से मादा हाथी की जान चली गई। अगर सही समय पर इसका इलाज होता तो आसानी से इसकी जान बच सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक आसपास क्षेत्र के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंचकर मृत हाथी की पूजा अर्चना किया। जानकारी पाकर विधायक समीर मोहंती, वनपाल कल्याण महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार की रात 15 जंगली हाथियों का झुंड नगर पंचायत स्थित सोनाहारा में प्रवेश कर गया था। इस दौरान जानकारी पाकर QRT टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों के झुंड को भगाने में जुट गया था। तभी एक मादा हाथी बिजली की चपेट में आ गया था। तभी से हाथी घायल हो गई थी। विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, बाबूलाल को बताया सबसे बड़ा माफिया। अपने बयानबाजी के लिए चर्चित जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया बता दिया है। मंगलवार 31 अक्टूबर को बोकारो के परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सबसे बड़े माफिया ही नहीं, माफिया के सरदार है। उन्होंने श्री मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक जमाने में उनकी अच्छी पकड़ थी झारखंड में। लोग उन्हें और उनकी पार्टी को एक विकल्प के रूप में
में देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल विधायक इरफान अंसारी झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की बैठक में हिस्सा लेने बोकारो आए थे। इसी क्रम में उन्होंने बातचीत के दौरान ये बातें कही। श्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी ने ही झारखंड में बाहरी भीतरी की फीलिंग करवाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी का भाजपा से मोहभंग हो जाएगा, क्योंकि भाजपा में आदिवासियों की इज्जत नहीं है। डॉक्टर अंसारी ने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में लोग नहीं जुट रहे हैं। सामान्य कोटि के पदों पर प्रोन्नति देने संबंधी कार्मिक के पत्र पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के अदालत ने ST/SC अधिकारियों व कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर प्रोन्नति देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना। इसके बाद मौखिक रूप से कहा कि जब रोक थी तो प्रोन्नति नहीं दी जानी चाहिए थी। अदालत ने कार्मिक द्वारा जारी 3 जून 2022 के प्रोन्नति से संबंधित आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर, अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा। अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित जारी पत्र न्याय संगत नहीं है। तत्कालीन प्रधान सचिव वंदना दादल ने पत्र के माध्यम से आरक्षण पॉलिसी को बदल दिया है, जो गलत है। पहले कोर्ट ने पत्र पर स्टे लगाया था, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाया था। इस कारण बहुत सारे रिजर्व कोटि के कर्मियों को सामान्य कोटि के पदों पर प्रोन्नति दे दी गई है। इस कारण सामान्य कोटि के कर्मियों को अपने कोटि में प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि सभी कोटि का अपना सीट निर्धारित है, रोस्टर के हिसाब से प्रोन्नति होती है। सामान्य कैटेगरी के पदों पर भी ST/SC को प्रोन्नति दी जाएगी तो सामान्य कोटि के कर्मियों का क्या होगा। उन्होंने कार्मिक के पत्र को निरस्त करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनिल कुमार व अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई है। कार्मिक विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव वंदना दादल के हस्ताक्षर से 3 जून 2022 को निर्गत आदेश में कहा गया है कि ST/SC कैटेगरी के अधिकारियों कर्मियों को वरीयता के आधार पर सामान्य कैटेगरी के पदों पर भी प्रोन्नति दी जा सकेगी। प्रोन्नति देने के दौरान यह नहीं देखा जाएगा कि उसकी नियुक्ति मेरिट से हुई है अथवा वह प्रोन्नति से आया है। वेंटिलेटर नहीं मिलने से महिला की मौत पर किया हंगामा। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेंट्रल इमरजेंसी में वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण मंगलवार को 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजनों ने इमरजेंसी में जमकर हंगामा किया। पति कैलाश राय ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को वेंटिलेटर की जरूरत थी। मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बार बार वेंटिलेटर लगाने का आग्रह करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना। अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद वेंटिलेटर के अभाव में अहिल्या देवी ने दम तोड़ दिया। करीब 1 घंटे तक परिजनों ने इमरजेंसी में हंगामा किया। सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवानों ने बीच बचाव का मामला शांत करवाया। बाद में परिजन महिला का शव अपने साथ लेकर चले गए। झारखंड शिक्षक के ब्लैक बोर्ड मॉडल को बंगाल के शिक्षक ने चुराया। CM हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का निर्देश। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त झारखंड के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने ब्लैक बोर्ड मॉडल की चोरी हो गई है। बंगाल के एक शिक्षक ने मॉडल का नकल करते हुए वर्की फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए इस मॉडल के नाम पर नॉमिनेशन किया है। सोमवार को दुमका में मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने लिखित तौर पर इस मामले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने मौके पर उपलब्ध संबंधित विभाग के पदाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बता दें कि यूनेस्को और वर्की फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले ग्लोबल टीचर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके लिए $1 मिलियन पुरस्कार की राशि निर्धारित है। मालूम हो कि झारखंड प्रदेश के दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में 2020 में कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गाँव के गलियों में मिट्टी के दीवारों पर अनोखे तरीके से ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाने का काम शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने किया था। ब्लैक बोर्ड मॉडल का नकल बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक ने ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए किया है। इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए डॉक्टर सपन कुमार ने कहा कि बंगाल के शिक्षक ने साल 2021 में ब्लैक बोर्ड मॉडल की शुरुआत की थी, जबकि उन्होंने 2020 में झारखंड में इसकी शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा कि उनके पढ़ाने के तरीके का अनुकरण दुनिया के सभी जगह पर किया जा सकता है, किंतु इस मॉडल के लिए उनका और उनके गाँव समाज के लोगों का भी नाम एवं सहमति होनी चाहिए, जिन्होंने मूल रूप से इस मॉडल की शुरुआत की है।
300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी वंदना कटारिया। हॉकी इंडिया ने दी बधाई। भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया 300वां अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। इसे लेकर विमेंस एशियन चैंपियनशिप के चौथे दिन के मुकाबले में हॉकी इंडिया ने बधाई दी। उत्तराखंड के रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया ने मौजूदा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जापान के खिलाफ भारत के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही वंदना 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। भारत मौजूदा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में अब तक अजय रहा है। उसने थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला गेम 7-1 से जीता। अपने दूसरे मैच में मलेशिया के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की और फिर रोमांचक मुकाबले में चीन को 2-1 से हराया। रिम्स से फिर भागा कैदी। इलाज के बहाने रिम्स में 21 दिनों से फरमा रहा था आराम, मौका मिलते ही भाग निकला। रिम्स अब कैदी के भागने का एक नया ठिकाना बनता जा रहा। मंगलवार की अहले सुबह मेडिसिन आईसीयू में भर्ती कैदी सूरज मुंडा 3 जवानों को चकमा देकर भाग निकला। कैदी सूरज मुंडा को रीढ़ की हड्डी की दर्द की शिकायत के बाद 10 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था। वह चुटिया थाना क्षेत्र स्थित द्वारिकापुरी रोड नंबर 8 का रहने वाला है। चुटिया पुलिस ने उसे 1 माह पहले ही चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेल जाने के बाद सूरज मुंडा पिछले 21 दिनों से इलाज के नाम पर रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में आराम फरमा रहा था। मंगलवार को जैसे ही मौका मिला वह हाथ से हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। सुबह 5 बजे जवान बलचरण उरांव की नींद खुली तब पता चला कि कैदी बेड पर नहीं है। इसके बाद खोजबीन शुरू की गई। जब जानकारी मिली तो बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कैदी के भागने की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार रिम्स स्थित मेडिसिन आईसीयू वार्ड पहुंचे। कैदी की सुरक्षा में लगाए गए जवान बालचरण उरांव, मंगल सिंह पिंगुआ और दिलीप कुमार सिंह से पूछताछ की। पता चला कि तीनों पुलिसकर्मी 8-8 घंटे की शिफ्ट बांटकर ड्यूटी कर रहे थे। यही वजह है कि मंगल सिंह पिंगुआ और दिलीप कुमार सिंह रिम्स में मौजूद नहीं थे। बालचरण सिंह गहरी नींद में था तो कैदी सूरज हथकड़ी फिसलाकर फरार हो गया। बालू घाटों के टेंडर का मार्ग प्रशस्त। 2 दिसंबर तक 24 जिलों में टेंडर जारी करने का आदेश। बालू घाटों के टेंडर का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खान विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में बालू घाटों के लिए 2 दिसंबर तक हर हाल में टेंडर जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद अब तक गोड्डा, चाईबासा, रामगढ़, हजारीबाग जैसे जिलों में टेंडर निकल भी चुके हैं। रांची में 19 बालू घाटों का टेंडर भी अगले कुछ दिन तक जारी होने की संभावना है। गौरतलब है कि पूर्व में खान विभाग के जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों से बालू निकालने की दर 83 रुपये प्रति घन मीटर रखी गई थी। इस आधार पर जिलों में चयनित माइंस डेवलपर ऑपरेटर के बीच फाइनेंशियल टेंडर निकाला गया, पर टेंडर में चयनित एमडीओ सरकार द्वारा निर्धारित दर से काफी कम दर यानी 10 रुपये प्रति घन मीटर से लेकर 20 रुपये प्रति घन मीटर की दर कोट कर रही थी, जिसके कारण टेंडर फाइनल नहीं हो सका था। विभाग ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सभी जिलों में टेंडर पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने बालू निकासी की न्यूनतम दर तय करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी थी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसकी समीक्षा की गई। इसके बाद न्यूनतम दर 52 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई है, यानी 1 घन मीटर बालू निकालने पर एमडीओ को 52 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश के अधिकतम इलाकों में छाए रहेंगे बादल। आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। आज अधिकतम इलाकों में बादल छाए रहेंगे। आज कहीं कहीं हल्की बारिश की भी अनुमान है। हालांकि प्रदेश की राजधानी रांची में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय धुंध और दिन में धूप का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम पारे में गिरावट का दौर जारी रहेगा। हवा 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। त्योहारों का असर। घर लौटने में लग रही मोटी रकम। मुंबई से रांची का किराया 25,000 के पार। नजदीक आ रहे दीपोत्सव के दौरान अब हवाई किराया एक बार फिर से आसमान की ओर है। हर दिन बढ़ रहा किराया। देश के विभिन्न महानगरों से अपने शहर रांची आकर दीपावली मनाने वाले की जेब पर भारी पड़ेगा। 10 नवंबर को मुंबई से रांची आ रहे इंडिगो के विमान का किराया 25,817 रुपये तक पहुंच गया है। इस दिन मुंबई से रांची आने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट से 39,000 से लेकर 71,196 रुपये या इससे भी अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। दीपावली के आसपास के दिनों में इन महानगरों से कई सीधी फ्लाइट की बुकिंग खत्म हो रही है। ऐसे में सफर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ही उपलब्ध रह जाएगी। 8 से 11 नवंबर के बीच दिल्ली से रांची आने वाली विमान सेवाओं का किराया 13,670 से लेकर 16,400 रुपये में उपलब्ध है। वहीं रांची से नजदीकी महानगर कोलकाता का फेयर भी 5,164 रुपये तक पहुंच चुका है। इसी तरह हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य स्थानों से रांची आने वाले विमान सेवाओं में भीड़ है। आने वाले दिनों में यह दबाव और बढ़ेगा।
रोजगार मेला के दौरान मंच पर सीट न मिलने से राजद नाराज, सीएम के सामने नारेबाजी कर किया हंगामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 5132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। पलामू के पुलिस स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 2.5 महीने में राज्य में 27,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ये मेला युवाओं को सही दिशा देने का प्रयास है। सरकार की मुहिम है कि हर क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ा जाए। हम युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए खुशहाली ला रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को यह अच्छा नहीं लग रहा। गरीबों के लिए किए जा रहे काम से केंद्र सरकार घबराई हुई है, इसलिए भ्रष्टाचार और जांच के बहाने विकास कार्यों में अड़चन लगा रही है। इससे पहले मंच पर कुर्सी नहीं मिलने से राजद के पलामू जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा और गढ़वा जिला अध्यक्ष सूरज कुमार नाराज हो गए। राजद नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, सीएम के सामने उनके खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि गठबंधन दल के नाते उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा। बाद में एसपी रेशमा रमेशन ने दोनों नेताओं को मंच पर बैठाया, तब मामला शांत हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए हमारे लोग दूसरे राज्यों में जाएं, या हमें मंजूर नहीं। अगर अपने राज्य में उन्हें 250 से 300 रुपए की काम मिल जाए तो बाहर जाने से बेहतर है। हमारी सरकार यही प्रयास कर रही है। पिछले 20 सालों में विरोधी पक्ष ने केवल राज ही किया है, लोगों का काम नहीं हुआ। हमारी सरकार बनने के आधे घंटे बाद से ही विरोधी सरकार गिराने के प्रयास में जुट गए, लेकिन हम पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। सीएम ने कहा कि हम गरीबों को राहत देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र का सौतेलापन मुश्किलें पैदा कर रही है। पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिए, लेकिन हमारी सरकार ने 30 लाख हरा राशन कार्ड बना कर दिए। हमने सस्ते दर पर चावल की मांग की तो केंद्र ने मना कर दिया। केंद्र ने 2022 तक सबको आवास देने की बात कही थी, लेकिन हमारे राज्य में 8 लाख लोग इससे वंचित रह गए। केंद्र ने आवास स्वीकृति नहीं किया, तब हमने ऐसे लोगों को अब वो आवास से जोड़ने का फैसला किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।